जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त, धमाकेदार, रोमांचकारी और एक बेहतरीन वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा एक टॉपिक चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। भली बात आप लोग इससे परिचित भी होंगे, जैसा कि कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से रिवीजन किया है? एक बार जल्दी से बताओ। जल्दी फटाफट बताओ, फिर कुछ नया बताऊंगा मैं आपको आज। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, फिर कुछ नया मैं आपको बताने वाला हूं आज। शायद आपके लिए नया ही होगा, यूट्यूब के पूरे इतिहास में सबसे नया चीज होगा। कल मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था क्लास के बाद, और किसी एक स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। बोले सर, हम प्रतिबंध लगाते ही क्यों हैं? कल मैंने आपको दो चार चीजें बताई थी, बेसिक सी, है ना। उस बच्चे का जवाब क्वेश्चन था कि बोले सर, हम प्रतिबंध लगाते ही क्यों। क्वेश्चन बड़ा गजब का था। आप सोचने को थोड़ा सा मजबूर हो जाओगे कि हम प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। पर इसके पहले भी मैं आपको जो चीज पूछना चाह रहा हूं ना, ईमानदारी से बताना कितने लोगों को पता है हम आईटीएफ सीखते ही क्यों हैं। चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा। हम आईटीएफ सीखते ही क्यों हैं, करते ही क्यों हैं, हम प्रतिलोम प्रतिफलन पढ़ते ही क्यों हैं, टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है इस टॉपिक को पढ़ने का? जल्दी से बताओ फटाफट, फिर मैं आपको कुछ पूछूंगा। अगर पता है तो बताओ, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। है कोई जीनियस बच्चा? जिसकी फर्स्ट क्लास है ना, उसको तो बहुत ही मजा आने वाला है, और जिसकी सेकंड क्लास है उसको तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ नया है एकदम। तो बहुत बढ़िया। कौन है ये जीनियस? क्योंकि सिलेबस में है। हद हो गई यार। चलो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से, बड़ी काम की बात है। देखो, ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी। इधर आपकी जानू है, इधर आप खड़े हो, आपका नाम जो भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहां हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, चलो ठीक है। यहां पर मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है, उसके घर की जो मकान की ऊंचाई है, हम मान लेते हैं कि वो 10 मीटर है। आप यहां से 5 मीटर दूर खड़े हो। अब आपको कुछ फेंकना है, मेरी बात समझना। अब आपको कुछ फेंकना है। अब यूं मान सकते हैं कि मान लो एक रस्सी बांधनी है आपको कुछ सामान भेजने के लिए, तो आप क्या करोगे? अब ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी है। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि साइन कोस टेन जो है उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे पतंग वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, गुब्बारे वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने? ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने? समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं ये जो इसकी जे और एक्स के बीच की दूरी है, यानी जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है? तो आप में से कहोगे सर, हमने बचपन में पढ़ा है, इसको कर्ण स्क्वायर से निकाल लेंगे। ऐसा ही कुछ है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, थीटा कितना होगा? और मैं इसको मान लेता हूं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 28.5। अब बताओ, अब आप कहोगे सर, हमने बचपन में ये पढ़ा है। आप ये कहोगे सर, हमने ये बचपन में ये पढ़ा है कि भाई 28.5, या इसको यूं कहें, लंब बटा आधार बराबर, लाल कक्का पढ़ा है ना? तो आप देख सकते हो कितना है, लंब बटा आधार कितना होता है, टेन थीटा। तो आप कहोगे सर, यहां पर मैं टेन थीटा लिख दूंगा। अब लंब कितना है, आप कहोगे 28.5। आधार कितना है, आप कहोगे 5। अब यहां पर आ गया टेन थीटा। आपने सब कुछ कर लिया जो आपको आता है, लेकिन अभी तक भी आप ये नहीं बता पाए कि इसका कोण कितना होगा। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते?
उसके पीछे का कारण समझो। साइन कॉस टेस टेन जो हम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में या 10वीं क्लास में, तो वहां पर हम क्या सीखते हैं कि अगर आपको कोण पता हो तो आप अनुपात निकाल सकते हो उनकी भुजाओं के मध्य। ऐसा ही कुछ पढ़ा है आपने? ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना? हाँ, लाल बटा कक्का वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपको कोण पता हो तो आप भुजाओं के मध्य अनुपात निकाल सकते हो। लेकिन क्या आपको भुजाओं के बीच में अनुपात पता है तो आप कोण निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर आने के बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब यहां तक आने के बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पर एक नए मैथमेटिकल टूल का उत्पादन होता है, अपन मान लेते हैं ऐसे, है ना। एक नया मैथमेटिकल टूल हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब समझ आया? प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। क्लियर? अब समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया आपको? एक कंसेप्ट समझ में आया कि त्रिकोणमितीय फलन क्यों काम में लिया जाता है? यहां पर आने के बाद हम अटक जाते हैं, इसलिए हम एक नए फलन का उत्पादन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो उसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं। ये भी बताऊंगा कि tan इनवर्स क्या होता है, और ये आपके पास बन जाएगा, ये तो कैंसल हो जाता है, और यहां पर ये जो थीटा है इसका मान आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, थीटा निकल जाएगा। तो यहां पर एक नई चीज मैंने लगाई है, ये चीज क्या है इसको समझो। अब जैसा कि मैंने कहा, एक नए टूल का हम यहां यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, और इससे आप बचपन से वाकिफ हो। हर चीज का प्रतिलोम होता है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, जैसे प्लस का प्रतिलोम होता है माइनस, या माइनस का प्रतिलोम होता है प्लस, भाग का प्रतिलोम होता है गुणा, या गुणा का प्रतिलोम होता है भाग। ये पढ़ा है बचपन से आपने। अब इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपको जब पता है कि अगर कोई फलन साइन है तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। ध्यान रखना, ये इनवर्स है, ये अपने आप में एक अलग फलन है। इसको 1 बटा साइन मत लिखना, इसको 1 बटा साइन मत लिखना, या फिर साइन की घात -1 मत मानना। ये अपने आप में एक फलन है। तो अगर ये साइन है तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। ठीक है? इसी तरह अगर कॉस है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इसी तरह अगर टेन है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा टेन इनवर्स। और सेम का सेम हम अप्लाई करते हैं किसके साथ में, अन्य त्रिकोणमितीय फलन के साथ में। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन समझ में आया अच्छे से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला? अब मैं इसको थोड़ा सा और डीपली बताता हूं। देखो, अब बात आती है इसकी कि यार इसे हम प्रतिबंधित क्यों करते हैं, प्रतिबंधित करने के पीछे का रीजन क्या है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्रतिबंधित करने के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं ना, इनके मान हमेशा रिपीट कर रहे होते हैं। रिपीट कैसे करते हैं वो बताता हूं। देखो आपने ना ऐसा पढ़ा होगा बचपन में, देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं, साइन 0 का मान कितना होता है, आप कहोगे 0, और साइन 2 पाई का मान कितना होता है, वो भी 0 ही होता है, और अगर मैं 4 पाई करूं तो भी 0 होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ाता जाऊंगा तो इसका मान हमेशा एक ही प्राप्त होगा। अब अगर मान एक ही प्राप्त हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे मान आपको पता है ना, निकालना आता है। पहला वाला हमेशा कॉस का होता है, दूसरा वाला हमेशा साइन का होता है। तो अगर कॉस 0 की बात करूं तो 1 होगा, साइन 0 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं, चलो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको?
अब इसमें ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपसे कहा y बराबर, जैसे एक फलन है fx बराबर sin x, तो यहां पर ये x क्या है, ये x के जगह मैं कुछ मान रखूंगा और मुझे बदले में कुछ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ x की जगह कुछ रखूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, मैं कह सकता हूं इसको हल करने पर कोई एक मान मिलेगा। कितना मिलेगा, या तो -1 मिलेगा या +1 मिलेगा, या इनके बीच का मुझे कोई एक मान मिलेगा। या तो -1 मिलेगा या +1 मिलेगा, या इनके बीच का कोई एक मान मिलेगा। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रियल नंबर। r यहां पर वास्तविक संख्याएं हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं यहां पर कोई कोण रखता हूं। समझना, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर कोई कोण का मान रखूंगा, यहां पर एंगल कोण रखता हूं, जैसे π/3, तो यहां पर मुझे कुछ मान मिलेगा। वो मान कितना होगा, आप कहोगे सर वो तो -1 और 1 के बीच का कोई भी मान हो सकता है, चाहे वो 0 भी हो सकता है, 1/2 √3/2 1/√2, इनमें से कोई भी मान हो सकता है। ध्यान से देखते रहना एक एक पार्ट, अगर एक भी चीज आपकी मिस हो गई तो आपको समझने में फिर दिक्कत आएगी। तो यही चीज अब हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ के थ्रू आप देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूं, देख लो। ये आपके पास होता है 0, ये आपके पास होता है पाई, और ये होता है π/2, ये होता है -π/2। अब इनके जो अधिकतम मान मुझे मिल सकते हैं वो कितना होता है, यहां पर ये या तो प्लस का 1 मिलेगा या माइनस का 1 मिलेगा। अब देखो ध्यान से, मैं x, ये आपके पास x अक्ष होता है, ये आपके पास y अक्ष है। x का अगर कोई भी मान रखूंगा, x वाली लाइन पर क्या दिख रहा है आपको, कोण दिख रहा है। x वाली लाइन पर आपको क्या दिख रहा है, कोण। तो यहां पर अगर मैं किसी भी मान को रखूंगा तो मुझे जो अधिकतम मान प्राप्त हो सकता है वो +1 है, और मुझे जो निम्नतम मान प्राप्त हो सकता है वो -1 है। और इसके बीच में ही चलता रहेगा। इसको आगे तक कितना भी बढ़ा दो, इसके आगे तक कितना भी बढ़ा दो, ये हमेशा इतना ही चलता रहेगा। यानी कि आपको अधिकतम मान +1 मिलेगा और निम्नतम मान -1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y बराबर sin x है, y बराबर sin x है, तो x क्या है यहां पर, एंगल। x क्या है यहां पर, एंगल। अगर कोई कोण रखूंगा तो y का जो ये क्या है आपके पास यहां पर, एंगल, कोण। अगर मैं यहां पर कोई मान रखूंगा तो मुझे इसका पूरे का आंसर क्या मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। और वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या -1 और +1 के बीच की होगी। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, हाँ ये वाला पार्ट क्लियर है सबको अच्छे से एकदम, किसी को कोई डाउट, ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको। हम क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर कोई ना कोई एंगल लेंगे, कोई ना कोई कोण लेंगे, जिससे हमें जो मान प्राप्त होगा वो -1 और +1 के बीच का होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। अब क्या होता है, प्रतिलोमवृत्ति फलन में एक चीज होती है, क्या, कि वो फलन अगर एकैकी और आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव, अगर वो बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकल सकता है, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर वो बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकलेगा, अन्यथा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब बाइजेक्टिव का मतलब जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था, एकैकी और आच्छादक वाला केस। लेकिन यहां पर देखो, अगर मान लीजिए मैं कोई एक बिंदु ले लेता हूं यहां पर x1, और यहां पर एक दूसरा बिंदु ले लेता हूं x2, और इसको मिला देता हूं, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो यार इन दोनों जगह पर मान तो मुझे एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि x1 पर भी मुझे y ये मान प्राप्त हो रहा है, और x2 पर भी मुझे यही मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फलन है वो एकैकी नहीं हुआ। यानी एक ही चीज के दो अलग अलग मान कैसे मिल सकते हैं आपको, ऐसा संभव है क्या, एक ही चीज के दो अलग अलग मान कैसे मिल सकते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। या यूं कह सकते हैं कि x1 और x2 जब हमने रखा तो आपको जो मान प्राप्त हुआ वो तो समान हुआ, यानी कि f(x1) और f(x2) ये दोनों तो बराबर मिल गए। और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए,
क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इकाई की और आच्छादक की कंडीशन होती है कि इनवर्स होने के लिए। तो इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसे बदलना पड़ता है, हम इसे बदल देते हैं। बदलते हैं मतलब हम इसकी कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या डाली हमने? इसको डाल दिया कि भाई अब देखो, इसको थोड़ा सा यूं समझना, हमने ये कहा कि यार एक काम करो, हमने कहा यार ये जो मान था आपका, ये पाई बटा 2 था, और ये आपके पास माइनस का पाई बटा 2 हो गया, और यहां पर ये हुआ। ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। हाँ, ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन फाइट करोगे तो वहां पर आपके यूज में आएगा। मैं सिर्फ साइन का ग्राफ बता रहा हूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये जो माइनस का पाई बटा 2 है और प्लस का पाई बटा 2, और आपने इसका मान देखा था, प्लस का 1 आया और यहां पर माइनस का 1 आया। यानी कि फलन में अगर मान लीजिए यहां मैं लिखता हूं f, यहां पर मैं अगर लिखता हूं f, तो आप यहां देख सकते हो, अगर -1 और +1 की मैं बात करूं, ये हुआ फलन। यानी कि अगर मैं x की जगह इनमें से इनके बीच का कोई भी एक एंगल लूंगा तो मुझे यही मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हम इनवर्स वाले केस की बात करें तो इनवर्स वाला केस कैसा होता है? इनवर्स वाला केस होता है ऐसा। इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दो, इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दो यहां पर। तो आप यहां पर देखोगे कि इसका जो अधिकतम मान आपको प्राप्त हो रहा है यहां पर, ये वाला, ये आपको कितना मिलेगा? -1। और यहां पर जो आपको मान प्राप्त होगा, ये मान आपको मिलेगा +1। और ये क्या है? आप कहोगे यार सर ये तो इसका पाई बटा 2 हो गया, और यहां पर माइनस का पाई बटा 2, और यहां पर ये हो जाएगा इसका प्लस का पाई बटा 2। ये सांप की जैसी जो फॉर्मेट होती है, सांप की जैसी जो फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये एक कंडीशन हमने डाल दी, प्रतिबंध हमने डाल दिया कि भाई ये कब हो सकता है? जब ये -π/2 से +π/2 के बीच का हो। साइन इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए प्रतिबंध डाल दिया, ये y बराबर साइन इनवर्स x है। ठीक है? तो यहां पर मैं x की जगह क्या रख सकता हूं? देखो x अक्ष के ऊपर क्या है? -1 और +1 है, और मिल मुझे क्या रहा है? π/2 से -π/2 से +π/2। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि भाई -1 से 1 के बीच अगर x की जगह में कोई मान रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे या तो माइनस का π/2 मिलेगा या प्लस का π/2 मिलेगा। इन दोनों के बीच का हमें मिलेगा। तो ये एक आपके पास प्रतिबंध हो गया, और इसको हम दो चीजें बोलते हैं। इसको हम मुख्य मान भी बोलते हैं, मुख्य मान, और इसके साथ साथ हम इसे परिसर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य मान और परिसर जब बराबर हो जाते हैं तब हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? वेट करो, थोड़ा सा आराम से सीखने की कोशिश करो। हो सकता है आपको एक बार नहीं आएगा, क्योंकि कारण क्या है, आपका अगर 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन अच्छे से नहीं किया होगा तो ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका 11th वाला पोर्शन अच्छे से अगर आपने नहीं किया होगा तो ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने नहीं किया है तो जब मैं 11th वाला पोर्शन कराऊं तब एक बार वो वीडियो भी आप ध्यान से देख लेना, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है? तो परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतजार करो, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना। क्लियर? एक बार देख लेना, फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार देखने की। ये मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई है। अब अगर जैसा कि कल हमने देखा था, कल मैंने आपको एक टेबल बता दी थी, तो वास्तविक संख्याओं के लिए हमने एक टेबल देखी थी।
अब जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको इससे। देखो, जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स, अभी हमने देखा y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है। इसको समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करना इसको समझने की। ये पूरा क्या होता है? कोण होता है, ठीक है। ये पूरा क्या है? कोण। कल ही बताया था मैंने, कोण होता है। चलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसने कहा इसका मुख्य मान ज्ञात कर कीजिए, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान ज्ञात कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं मुख्य मान ज्ञात करना, तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, इसको ऐसे लिखो, y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ऐसे लिख लो। लिख लिया? अब मुझे ये बताओ कि क्या साइन के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या साइन के अंदर 1/√2 आता है क्या? साइन की टेबल में कहीं पर भी 1/√2 आपने देखा है क्या? साइन की टेबल में कहीं पर भी 1/√2 आपने देखा है क्या? आप कहोगे सर 0, 1/2, 1/√2 या तो 45 पर आता है। तो मैं इस 1/2 को y बराबर साइन इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूं साइन कितना? 45 डिग्री। और 45 कितना होता है? π/4। साइन 45 का मान भाई 1/2 को साइन π/4, इसको मैं ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है ऐसा मान होता है तो हमने लिख दिया। यानी 1/2 को मैंने साइन π/4 लिख दिया। तो ये 1/√2 जो था, सॉरी 1/√2 को साइन π/4 लिख दिया। तो ये 1/√2 जो था, इसको मैंने साइन π/4 लिख दिया। अब अगर आपको ये पता है कि भाई ये हमने देखा है कि ये -π/2 और +π/2 के बीच में आना चाहिए, तो -π/2 का मतलब होता है -90 और +π/2 का मतलब होता है +90। और ये कितना आ रहा है आपका? 45 डिग्री, और 45 उसके बीच में आता है क्या? आप कहोगे बीच में आता तो है, तो आप सिंपल सा लिख दो कि y बराबर आपका जो आंसर आया वो आया π/4। और यहां पर ऐसा बिलोंग्स टू का साइन बना के लिख देना कि भाई ये जो मान है ये -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। समझ आ गया क्या? बहुत बढ़िया। एंगल को रियल नंबर लाइन में ले सकते हैं क्या? दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना। एंगल को रियल नंबर लाइन में हमने कब लिया है? y अक्ष वाला जो है और x अक्ष वाला है, जब साइन की बात होती है तो जो x अक्ष होता है वो एंगल लेते हैं। जब साइन इनवर्स की बात होती है तो जो y अक्ष वाला है वो एंगल लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो x अक्ष होगा फिर वो रियल नंबर के नाम से लेंगे। ठीक है, समझ आया क्या? और रियल नंबर में भी कंडीशन है -1 से +1 के बीच का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, कॉट इनवर्स -1/√3। अब इसके क्या है, आपको इसके लिए 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक के थ्रू याद करना, मजा आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वापस बोल रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार समझ लेना इसको। जैसे मान लो, अच्छा मैं इसको यहां बता देता हूं। देखो, साइन इनवर्स -x, दूसरा हुआ टेन इनवर्स -x, और तीसरा हुआ कोसेक इनवर्स -x। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसका मतलब अगर साइन इनवर्स -x लिखा है तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस का साइन इनवर्स x। जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, उनको भी ये डायरेक्ट अगर याद कर लोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का कोसेक इनवर्स x। अब बोलोगे कि सर साइन और, अब देखो साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, ठीक है, तो साइन और कोसेक का रिलेशन होता है और साइन का टेन के साथ भी रिलेशन होता है। तो आप लिखोगे कि साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x अगर हुआ तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और सेम अगर मैं इसकी बात करूं, आप यहां पर देखो बाकी के जो 3 बचे हुए हैं, जैसे ये हुआ कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, और छठा हुआ आपके पास कॉट इनवर्स -x। अगर ये हुआ तो इसे मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसे लिखूंगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप इनको इस जोड़े से याद कर लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? अगर आप इसे जोड़े से इस तरह से याद कर लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर हो गया? अब इसको आगे देखो। अब ये क्वेश्चन था आपका कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। इधर देखो, कॉट में क्या है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? y बराबर आपको दिया गया है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1/√3 जो है वो कॉट में कहां पर आता है? कौन जीनियस बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 1/√3 कहां पर आता है? जिस बच्चे का बेसिक थोड़ा सा वीक है, एक बार वो 11th वाली वीडियो भी देख लेना ताकि आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे, फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या कि आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। एक बार बेसिक पे काम कर लो मेरे कहने से, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है भाई, पाई/3 ये y है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं कॉट पाई/3। पाई/3 मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री आप देखो, कॉट 60 है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं? साइन 60, सॉरी कॉस 60/साइन 60, कॉस 60। अगर आपको मान याद नहीं है तो बता रहा हूं निकालने का तरीका, बाकी आपकी इच्छा है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 60 का कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 60 को मैं लिख सकता हूं पाई/3। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया कॉट पाई/3। अब ये कॉट से कॉट आराम से कटेगा, शांति से कटेगा, बिना उदम धाड़ के। तो ये बचेगा पाई माइनस यहां बचेगा पाई/3। और इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा? 3 पाई माइनस पाई/3। तो ये बन जाएगा 2 पाई/3। 3 पाई में से 1 पाई गया तो पाई, तो ये कितना बच जाएगा? 2 पाई/3। 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, 2 पाई/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। समझ में आ गया? अब आप यहां पर एक चीज और समझ सकते हो कि यार 2 पाई/3 है, इसने कॉट दे रखा है, और कॉट का मान जो है, कल वाली टेबल एक बार अच्छे से देख लेना, और जब भी ये टॉपिक पढ़ने बैठो, ये चैप्टर करने बैठो, तो उस टेबल को सामने रख के बैठना, ताकि एक दो बार अगर आप देखोगे तो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है। तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई/3। और ये 2 पाई/3 किसके बीच में से आता है? जल्दी से बताओ, 2 पाई/3 किसके बीच में से आता है? तो जैसा कि पता है आपको, कॉट का मान जो है वो जीरो वाले केस के लिए होता है। तो ये किसमें से बिलोंग करता है? 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई कितना होता है? 0 से 180 डिग्री। तो भैया ऐसा है, 2 × 180/3 करोगे, 3 × 18, 6 दूना 12, 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री इन दोनों के बीच में आता है। सिंपल सी चीज। ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट, अब जल्दी से। प्रश्नावली 2.1 है। पहला क्वेश्चन ये रहा, साइन इनवर्स -1/2। जैसा कि पता है, अगर आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है, पहला वाला y बराबर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या? माइनस का साइन इनवर्स 1/2। क्या 1/2 साइन की टेबल में आता है क्या? आप कहोगे आता तो है। कहां पर आता है? आप कहोगे सर साइन 30 पर आता है। साइन 30 का मान, यानी इसको मैं लिख सकता हूं पाई/6। 30 मतलब पाई/6 ही होता है ना। तो साइन से साइन हट जाता है, और यहां पर आपके पास बचेगा पाई/6। और पाई/6 किसके बीच में से आता है? -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में से आता है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो, उसका मुख्य मान और उसका परिसर आपको ध्यान होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई क्या? जो भी आपको दिया गया हो, उसका मुख्य मान या परिसर आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे साइन दिया है ना, तो साइन का मुख्य मान और परिसर आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर कॉस इनवर्स है √3/2 है। √3/2 कॉस में कहां आता है? जल्दी बताओ फटाफट। 30 पर आता है, और 30 को क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई/6। कॉस 30 का मान कितना होता है भाई? कॉस 30 का मान कितना होता है? आप कहोगे सर √3/2 होता है।
तो 3 cos 30 को लिख सकते हैं पाई बटा 6, ये कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया पाई बटा 6। और ये किसमें, और cos का मुख्य मान कितना होता है, आप कहोगे सर 0 से पाई के बीच में होता है। हो गया सॉल्व, खत्म। इतना सा एक लाइन का है। और एक बात ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कल वाली टेबल जो मैंने आपको बताई थी वो आपको बुक में मिल जाएगी, एक बार देख लेना। और नहीं तो मैं साथ साथ में इनके मान भी लिख रहा हूं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। समझ आ रहा है क्या? चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर कोसेक इनवर्स 2। चलो कौन बताएगा 2 का मान 2 होता है क्या कोसेक की टेबल में? 2 होता है क्या कोसेक की टेबल में? जल्दी से बताओ, 2 होता है क्या कोसेक की टेबल में? आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता अभी तक तो डोमेन क्या होते हैं। जो आपको लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा क्या डोमेन क्या होता है? प्रांत, सह प्रांत, क्या आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा क्या? प्रांत सह प्रांत वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। देखो सिंपल सा, कल वाला कल वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपको मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया कि ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये परिसर है। कल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया और आपने उसको रिवाइज नहीं किया इसलिए आपको ये याद नहीं है। तो कोसेक इनवर्स और 2 का मान कितना होता है, कितना बताया? बहुत बढ़िया, कुछ लोग बता रहे हैं बहुत परफेक्टली। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक 60 डिग्री 30 डिग्री, 30 मतलब होता है पाई बटा 6। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, y बराबर पाई बटा 6 आ गया। और ये इसका आंसर है। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है, अगर मुख्य मान और वो याद है तो ये क्वेश्चन यूं हो जाएंगे आराम से, और अगर नहीं याद है तो फिर आपको इनमें दिक्कत आएगी ही आएगी। और समझ के करोगे तो भी आराम से कर सकते हो। जैसे चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3 है। अब आपको पता है tan वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? tan वाले केस में y बराबर आपको दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स रूट 3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था tan इनवर्स माइनस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था tan इनवर्स माइनस थीटा वाला, याद है क्या? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, tan इनवर्स tan पाई बाई 3, tan इनवर्स tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 बटा cos 60। साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3 बटा 2, और cos 60 का 1 बटा 2 कट गया, कितना आया? रूट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा y बराबर माइनस का पाई बटा 3, ये इसका मुख्य मान हो गया। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 5th क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। cos इनवर्स माइनस थीटा है तो मैं इसको लिख दूं क्या, y बराबर कितना है? cos इनवर्स माइनस थीटा है तो मैं इसको लिख दूं पाई माइनस cos इनवर्स 1 बटा 2। आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक टेबल बताई है, टेबल बताइए कॉस वाली। देखो इसमें कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स लिखा हो तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसी टेबल के बेस पे इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया तो y बराबर कितना आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटा 2 किस पे होता है? 60 पे। 60 को क्या लिखते हैं? कॉस पाई बटा 3। इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना आ गया? पाई माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और पाई बटा 3 आ गया। तो ये y बराबर कितना हो गया? 2 पाई बटा 3। और 2 पाई बटा 3 कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ लिखो 180 बटा 3, 3 छिंग 18, 6 दूना 12, 120 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस का मान, कॉस के लिए अगर हम निकालते हैं तो वो किसके बीच में होता है? 0 से 180 के बीच में, और 120 जो है इन दोनों के बीच में आता है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आगे देखिए, और जो लोग जिन्हें ये लग रहा है कि ये हार्ड है, ये वाला टॉपिक हार्ड है, और वो लोग अगर ट्राई नहीं कर रहे हैं, जो लोग जिनको लग रहा है ये हार्ड है और वो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मुसीबत देख के भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। 1 या 2 बार भी अगर आपने कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है, हो सकता है नहीं आए,
दूसरी बार में आ जाएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी तो तीसरी बार में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। आपका प्रयत्न अगर सही हुआ तो डेफिनेटली आपको वो चीज आएगी, और प्रयत्न अगर आपका सही नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा। जैसे कल वाले बच्चे ने पूछा तो मैंने आज आपको उसका डाउट भी बताया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन अगर आप उस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। कोई चीज समझ में तब तक नहीं आती जब तक कि आप अपनी कोशिश जारी नहीं रखते हो। आपकी कोशिश जारी रहेगी तो चीजें डेफिनेटली समझ में आएगी। साइकिल चलाना भी तो एक दो बार में थोड़ी सीखा था, आपने 3-4 बार प्रैक्टिस करी होंगी, गिरे होंगे, भिड़े होंगे कहीं पे, तब जाके अब हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते हो। पर वो केस कब बनता है? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस कब अच्छी होगी? जब आप हार नहीं मानते हो। सीखने का जुनून अंदर होना चाहिए, तब जाके आप आराम से कुछ चीजें सीख पाओगे। जब तक आपका सीखने का जुनून नहीं हुआ तब तक आप परफॉर्म बेटर नहीं करोगे। जिसको डर लग रहा है कोई बात नहीं, हार्ड ही तो है, रॉकेट साइंस थोड़ी है, सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे। ये भी आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जिद ज्यादा अच्छी है, अगर आपकी जिद ज्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आने लगेगी। चलो फटाफट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दूसरा, यही क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर भी अपलोड करने हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिन लोगों ने हमारा पैक ले रखा है फोर्स बैच का, वो एप्लीकेशन पर इनके आंसर मुझे भेजेगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन लोगों ने पैक ले रखा है वो लोग मुझे ये जितने भी 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन जो है, क्योंकि सिंपल ही है, इनमें दिमाग तो लगाना नहीं है वैसे भी इतना ज्यादा, तो आपको इनको मुझे किस पे? एप्लीकेशन पर भेजना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखो ध्यान से देखना, tan इनवर्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई cos इनवर्स माइनस थीटा वाला केस आ गया, तो माइनस है तो इसका मतलब सर ने बताया था पाई माइनस cos इनवर्स x, इसको लिख दो। ठीक है जी, लिख दिया। और यह भी बताया था कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो इसको माइनस साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा लिख दो। ये मैंने आपको बताया था। यहां पर मैंने क्या क्या अप्लाई किया है? cos इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। अब ध्यान से देखना, ये जो tan इनवर्स एक है, आपको पता है इस एक को मैं tan की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर इसको tan 45 लिख दो या tan π/4 लिख दो। देखो अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan ही होना चाहिए, अगर इधर cos है तो इधर cos ही आना चाहिए, इधर sin है तो इधर sin ही आना चाहिए। आपको पता है कि माइनस cos इनवर्स 1/2 cos में कब होता है? आप कहोगे सर 60 पर होता है, तो 60 को क्या लिख सकते हैं? cos π/3 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos कितना? 60 को कितने पे लिख सकते हैं अपन? π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गया तो π/4 बच गया, ये पाई बच गया, ये कैंसिल हो गया तो π/3 बच गया, साइन से साइन गया तो π/6 बच गया। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 12 आ रहा है, तो 4 तिया 12। देखो 4, ये जो 12 है, 4 है आपके पास, 3 है और यहां पर 6 है, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 तिया 12 तो 3 पाई बन गया, प्लस ये कितना? 12 पाई हो गया। 12 में 3 का भाग दोगे 4, और 4 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 पाई हो गया, माइनस 6 दूना 12, माइनस का 2 पाई हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 और 3 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9 पाई। तो आप यहां लिख दो 9 π/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 π/4 जो है वो इसका आंसर होगा। समझ में आया क्या? 3 π/4 जो है वो इसका आंसर होगा। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है वो एप्लीकेशन पे मुझे भेज सकते हैं। ये आपका होमवर्क,
सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है। देखो 1/2 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 किस पर होता है, 60 पर होता है, और यहां पर 1/2 किस पर होता है, 30 के ऊपर होता है। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को हाथ से करोगे और उसकी फोटो खींचोगे और अपलोड करोगे एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां पर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि यार इनका प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए, तो वो टेबल के थ्रू निकालना है, यहां पर आपको थोड़ी निकालना है, यहां पर आपको मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर सिर्फ मुख्य मान वाला कंसेप्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट देखो, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत है, y बराबर साइन इनवर्स x। आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, आप कहोगे ये तो कोण है। अच्छा कोण है और साइन है, तो आपको क्या पता है कि साइन की टेबल में हमने देखा था कि यह इसका जो भी आंसर आएगा वो या तो माइनस का π/2 होगा या प्लस का π/2 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, अदरवाइज कोई दूसरा जो है वो नहीं हो सकता, यानी y बराबर इनके बीच में से कोई होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y का मान -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा हो सकता है। -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा हो सकता है। जिस बच्चे ने अब प्रांत और परिसर के रिगार्डिंग पूछा है वो देख सकता है यहां पर, तो आप देख सकते हो -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा मान होगा या उसके बराबर होगा। देखो ये मैच कहां कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है क्या, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ये देखो ध्यान रखना, बराबर का साइन आना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ जैसे यहां पे लिखा है ना x का मान 2, तो x का मान 2 से छोटा ही है, यहां पर बराबर नहीं है। हमारा केस क्या कहता है कि बराबर भी होना चाहिए, ऐसा वाला। और मैंने कल भी बताया था कि ब्रैकेट पे स्पेशली फोकस रखना, तो ये ब्रैकेट देखो दोनों बड़े वाले हैं, इसलिए यहां पर हम कैसा लगाते हैं, ये वाला साइन, और ये किसमें मैच कर रहा है, बी पर, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स √3 है, तो भैया ऐसा है, इसका मान बताना है, ठीक है जी। तो ये लिख दिया tan इनवर्स √3 का मान कहां कितना होता है, देखो सीधा सीधा सा tan 30 की बात करते हैं। tan 30 कितना होता है, sin 30 बटा cos 30 यानी 1/2, और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो इसका मतलब 60 पर होता है, 30 पे नहीं होगा, 60 पे होगा। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/3 माइनस, देखो कितना आया, sec इनवर्स -2। चलो मैं कुछ दिखाता हूं, अभी यहां पर देखो, यहां पर देखो सेक वाले केस में मैंने क्या बताया था, सेक इनवर्स -x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो भैया ऐसा है इस क्वेश्चन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा ध्यान रखना जब कभी भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना ना भूले, अन्यथा गलती हो सकती है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई प्लस का सेक इनवर्स, दो मान किस पर होता है, आप कहोगे 30 पर होता है, और 30 को कितना बोलते हैं, यानी सेक 30 पर होता है, और सेक 30 कितना होता है, सेक 30 को लिख सकते हैं सेक π/6। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया π/3 माइनस पाई प्लस सेक से सेक कट जाएगा, π/6, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 दूना 6, 2 पाई आ गया, माइनस 6 पाई आ गया, प्लस पाई आ गया, तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 3 पाई माइनस 6 π/6। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो माइनस का 3 π/6 आ रहा है, यानी कि माइनस का π/6 आ रहा है। π/6 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, कहां पर गलती हुई है देखो, 10 π/3 है, π/3 ही लिख सकते हैं क्या, √3 को π/3 ही लिख सकते हैं क्या, कहां पर मिस्टेक हुई जल्दी से बताओ फटाफट, मिस्टेक कहां पर हुई इसमें, tan इनवर्स है, tan π/3 लिख दिया, 60 डिग्री माइनस पाई प्लस का सेक इनवर्स
यहां पर 3 आएगा ना, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो ये बन जाएगा π/3 माइनस पाई और प्लस का π/3, तो ये बन जाएगा आपका यहां पर पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई माइनस 3 पाई/3, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का π/3, तो माइनस का π/3 यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये था साहब। क्लियर हो गया अब ये? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं, थोड़े छोटे से क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, कोई पार्ट में दिक्कत है, तो वीडियो को वापस देख ले। स्टार्टिंग पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया, फटाफट जल्दी से बता देता हूं। स्टार्टिंग पोर्शन में मैंने आपको बताया है कि भैया इसकी जो रेस्ट्रिक्शन होती है, प्रतिबंध जो होता है वो क्यों लगाया जाता है, साइन का जो परिसर है वो कितना लेते हैं, और इनके जो मान है यानी कि एक्स की क्या लेंगे, तो साइन इनवर्स y का मान, साइन इनवर्स x का मान आपको क्या देखने को मिलेगा, y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो x की जगह क्या लें, ताकि साइन इनवर्स का जो मान है वो आपको आराम से आप निकाल चलो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्वेश्चन करना ना भूले, ईमानदारी से क्वेश्चन एप्लीकेशन पर अपलोड कर देना। साथ साथ में जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी वो डाउनलोड कर लेना, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसका जवाब चाहिए, इंतजार रहेगा। और कल फिर मिलते हैं आपसे इसी धुआंधार पारी के साथ, धुआंधार पारी के साथ। चलिए बाय बाय, जय हिंद।